चलिए हम लोग देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर इसके बात करें हम लोग संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार जो प्राप्त होते हैं, उसमें पहला पॉइंट आता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को संरक्षण दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 29 में इस बात का जिक्र है। यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को किसी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। बोली, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें जो कुछ के जो संस्कृति या कुछ जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो धर्म जाति के आधार पर होते हैं, भाषा के आधार पर होते हैं, तो उसे आप नहीं रोक सकते। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वह किसी को समुदाय से संबंध हो या नहीं हो। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि उस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसे कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। जैसे अभी बहुत कुछ भाषाओं को लेकर के उसे संविधान के 8वीं सूची में दर्ज करने के लिए आंदोलन बहुत लंबे अरसे से चल रहे हैं, जिसमें एक मगही भाषा को लेकर भी चला आ रहा है, लेकिन अभी तक 8वीं सूची अनुसूची में दर्ज नहीं की गई है। तो ये जो आधार है, इन आधारों पे भाषा के ऐसे कई भाषाओं को लेकर के है जो कहा गया है कि संविधान के 8वीं सूची में से दर्ज कर ली जाए, जो कि दर्ज नहीं किया गया है। तो इसके आधार पर अगर आप आंदोलन करते हैं तो ये आपके अधिकार है, अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए, अपनी भाषा को जीवंत बनाने के लिए। नागरिकों के एक अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं करते हैं। यदि कोई राजनेता अपने मन से कहता है कि मैं इस भाषा का विकास चाहता हूं, मैं इस संस्कृति का विकास चाहता हूं, तो यह उसका अधिकार है कि वह जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। दूसरा है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का प्रशासन
करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो जो शिक्षा संस्थान है शिक्षक अपना स्थापना कर सकते हैं, उसे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मदरसे का डेवलप होना, मिशनरीज स्कूल कॉलेज का डेवलप होना, ऐसे जो संस्थाएं स्थापित कीजिए, इसकी बात की जा रही है। बौद्ध जैन द्वारा माइनॉरिटी स्कूल का कॉलेज का स्थापना करना, ये सभी उसमें शामिल हैं। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि एवं की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। फिर कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधन एवं निराकृत नहीं होंगे। मतलब कोई भी राज्य द्वारा यदि अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या उसके क्षतिपूर्ति रकम से के लिए कुछ अगर अधिकार दिए जा रहे हैं तो निराकृत होंगे नहीं होंगे। इस उपबंध 1978 में के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया है। इस अधिनियम में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया कि इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त इसी अधिनियम में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में। इसके अलावा राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। आप जो आर्थिक सहायता के लिए अल्पसंख्यकों का जो प्रबंधित संस्थान है उसका विभेद नहीं करेंगे। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों धार्मिक एवं भाषाई की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए, जैसा कि अनुच्छेद 29 में नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक किसे कहेंगे। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है कि जो बच्चे हैं उनको अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जिससे हम लोग अभी जो चल रहा है त्रिभाषा में जो पहली जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अभी जैसे जेटेट आया हुआ है, जेटेट में देखेंगे कि एक भाषा है जिसमें हिंदी अंग्रेजी है, एक दूसरी भाषा उसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, खोटा भी है, कुरमाली भी है, हो भी है, नागपुरी भी है, बहुत सारी भाषाओं को उन भाषाओं का जिक्र किया जा रहा है। या फिर आप बात करें कि उनकी अगर कोई अल्पसंख्यक उनकी अपनी भाषाएं हैं उसकी बात की जा रही है। दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था, ये सब प्रशासन अपना देखेगी। तीसरे प्रकार के जो संस्थान होंगे उसमें प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून है, जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, ये सब जो लागू होते हैं उन पे भी लागू होंगे। जो शोषण के विरुद्ध है ये सब उस पर भी लागू होंगे। फिर सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज, ये केस 2007 में आया था। 7 केस में फैसले आए थे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित में प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहला यह है कि शैक्षिक संस्थानों को स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। पहला यह है कि अपना शासी निकाय होगा, उनका अपना गवर्निंग बॉडी होगी और उस गवर्निंग बॉडी में उनके जो सदस्य होंगे उनमें उनको चुनने का अधिकार होगा तो संस्था को कैसे चलाया जाएगा। दूसरा है, पहला यानी कि कह सकते हैं आप गवर्निंग बॉडी यानी कि शासी निकाय। दूसरा है शिक्षण कर्मचारियों यानी कि जो शिक्षक है, व्याख्याता है, प्रधानाध्यापक है, प्राचार्य हैं तथा शिक्षकेतर कर्मचारी जो है, जो नॉन टीचिंग जिनको बोलते हैं, उनको नियुक्ति करने का भी अधिकार है। साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उन्हें दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है संस्थानों को।
यानी कि शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित अधिकार, कर्मचारियों के नियुक्ति एवं बर्खास्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। तीसरा है अपनी पसंद के अर्ह विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार है, यानी कि प्रवेश नियमावली, नियमावली बना सकते हैं, नियमावली निर्माण का अधिकार, ये भी अधिकार उन्हें प्राप्त है। चौथा है अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों को संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार, अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों को उपयोग का अधिकार। आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते किसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी परिसंपत्तियों का उपयोग अपनी शासी निकाय गवर्निंग बॉडी ने जो नियमावली बनाई है उसके तहत कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार भी प्रदान करता है। जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इसको डिफाइन किया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के प्रकार, के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? पहला, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान जो सरकार की नियमावली से चलते हैं, इनसे मान्यता लेते हैं और आर्थिक सहयोग भी इन्हें मिलता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, राज्य से मान्यता लेते हैं परंतु आर्थिक सहायता नहीं लेते, ऐसे संस्थान। तीसरा, ऐसे संस्थान राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते, राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेने वाले संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार से या राज्य से सहायता या मान्यता नहीं लेनी पड़ती, वैसे संस्थान भी है। तो इस संस्थान के 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। पहले व दूसरे प्रकार के संस्थान है जो आर्थिक सहायता लेते हैं और मान्यता भी लेते हैं, या केवल मान्यता लेते हैं, आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। तो इन संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षिक मानक, अनुशासन, सफाई व्यवस्था होगी। जैसे मैं बताऊं कि अगर आपको कोई भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज
या इंटरमीडिएट कॉलेज, ये राज्य सरकार से मान्यता लेते हैं, लेकिन जो इंटर कॉलेज है उन्हें राज्य सरकार से सहायता भी मिलती है, डिग्री कॉलेज को भी सहायता मिलती है। तो ये वैसे संस्थान, कुछ संस्थान है जैसे मान लीजिए आपके बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज, एमएड कॉलेज, और राज्य से मान्यता तो लेते हैं परंतु आर्थिक सहायता नहीं लेते। तो इस दोनों संस्थान जो है, इसके जो स्टाफ होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो कर्मचारी होंगे, इनके जो पाठ्यक्रम होंगे, शैक्षिक मानक जो होंगे, अनुशासन जो होंगे और साफ सफाई व्यवस्था जो होगी वह एक स्वयं करेंगे। लेकिन इनके जो नियमावली होगी, जो नियुक्ति मामला प्रक्रिया होगी, यह सरकार पर निर्भर होगा। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्र हैं परंतु सामान्य कानून है, जैसा कि ठेका कानून, बाल श्रम, इस पे आप उनका वो स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा देखते हैं, इसी में देख लेते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, देख सकते हैं इसी में कंटिन्यू, टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नहीं लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में लेते हैं।